नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, और याद करना आप लोगों का फर्ज है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, आपका पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना। परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। कभी कभी ऑप्शन में ना परमाणु संख्या की जगह पर परमाणु क्रमांक दे देता है, तो आप परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या दोनों में से एक दिया रहेगा, कोई भी दिया रहेगा, आप लोग वही टिक लगाना, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो देखो, वो कर सकता है आपका क्षारीय विलयन, और क्षारीय विलयन को हम लोग हाइड्रोक्साइड से दर्शाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? इसका बी नंबर होगा। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो जी, पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन परिवहन के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला हमारा प्रश्न आता है, अगला प्रश्न हमारा आता है 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल सा आपका आंसर होगा एटीपी। ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। बहुत लोग एडीपी देते हैं, लेकिन एटीपी होगा, और एटीपी का कोई फुल फॉर्म पूछे तो बता देना, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है? अगला आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यानी कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र का नाम जानते हैं ना, रंध्र, जहाँ पर पतियों का आदान प्रदान होता है, यानी कि आदान प्रदान अदला बदली। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। अगला देखो क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किसके द्वारा? तो नीलय के द्वारा। किसका आंसर? आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर, नीलय के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन बहुत लोग गलती कर देते हैं, लेकिन गलती मत करना, एब्सेसिक अम्ल पर टिक लगा देना। क्या? ऑप्शन नंबर सी नंबर पर। तो जिसमें भी बेस्ट विद्यार्थियों का मैथ कमजोर है या फिर मैथ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग आना। मैं शाम को डेली 7 बजे डिजिटल बोर्ड पर मैं लाइव क्लास लेता हूँ, आप लोग आना, बिल्कुल फ्री में क्लास करना, शाम को 7 बजे मैथ। ठीक है, और एक और बात बता दूं, आप लोगों का आज लाइव इसलिए नहीं चला क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए आज आपका क्लास लाइव नहीं चला, इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि। जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो वो कौन सा है? तो वो आपका गुरुत्वानुवर्तन है। कौन सा है? तो गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो ये आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि आंसर आपका सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो देखो, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। हमारा आंसर होगा 11 का भी बी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा आता है शुक्राणु का निर्माण होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखो जी, शुक्राणु का निर्माण आपके कहाँ होता है? तो अंडाशय में या फिर वृषण में? तो वृषण में होता है। कहाँ पर? तो वृषण में। शुक्राणु का निर्माण तो वृषण में ही होता है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा भाग फल में बदलता है? पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो वो आपका भाग है अंडाशय। कौन सा भाग है? अंडाशय। देखो ध्यान से, कौन सा भाग है? तो वो आपका भाग कहलाएगा अंडाशय। और देखो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर है? तो डी नंबर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखो जी, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में यानी कि महिला में ही पाया जाता है, क्योंकि महिला में एक्स एक्स पाया जाता है, तो एक्स एक्स एक पूर्ण जोड़ा हुआ, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्या होगा, देखो जी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर में दिया है ना, स्त्री में, तो ये स्त्री आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो देखो कभी कभी द्वारक दे देता है, लेकिन कभी कभी देता है गोलीय दर्पण का द्वारक, तो गोलीय दर्पण का द्वारक हम टिक लगाएंगे, डी नंबर वाला गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर माइनस में भी दिया है, प्लस में भी दिया है, तो पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, और जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो हम लोग कहाँ जानते हैं, फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है, R/2 होता है। तो सपोज यहाँ पर आपका R का मान 32 है और आपका कितना है, और 2 नीचे बाटा में है, तो 2 से आपका 32 16 बार में कट जाएगा, तो R बराबर प्लस में 16 मिलेगा, प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में। क्यों, क्योंकि आपका दर्पण उत्तल है। ठीक है, दर्पण क्या है, उत्तल है। अगर अवतल रहता तो माइनस में हम लोग टिक लगाबे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी। याद रखना है, अगर किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर सपोज डेट धनात्मक होता तो आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा रहता, लेकिन सपोज डेट यहाँ पर दिया है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए आपका वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर सी को, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, यानी कि अधिक विचलन, अधिक प्रकीर्णन किसका होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसी का प्रबलता, प्रकीर्णन या फिर विचलन या फिर झुकाव जो भी है वो अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, बैगनी और नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लेकिन बैगनी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, उसके बदले दिया है हमारा क्या, तो उसके बदला हमारा दिया है नीला, तो हम लोग नीला पर टिक लगाएंगे क्योंकि नीला आपका आंसर होगा। नीला का तरंगदैर्घ्य कम होता है ना, लाल का सबसे ज़्यादा होता है, नीला का सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न आता है 20 नंबर। ये प्रश्न सबको पता होगा कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर क्या होगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि अल्टरनेटिव। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा, तो 0.05 होगा, 0.05 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसे याद कर लो, 2-3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है, लेकिन याद रखना कभी कभी काले के जगह पर भूरे रंग भी दे देता है, तो आप भूरे रंग पर भी टिक लगा सकते हैं, भूरे रंग का भी देगा, ऐसे भूरे नाम देगा। ठीक है, तो आप भूरे रंग पर भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है
तो काला यानी कि भूरे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर की, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में, किस में जी? तो विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत मोटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं देखो लाइक कर देना सब लोग, मैं बार बार आपसे नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में, यानी कि यूपी में स्थित है, यूपी यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न अगला आपका है 28 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल्टवाइस, यही हम लोग नाम इसका पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल्टवाइस, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो जी, अगला प्रश्न आप लोगों का आता है, देखो ध्यान से देखना, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, अगर नीले कहेगा, नीले से लाल करेगा तो पक्का अम्लीय होगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो 7 से कम में ऑप्शन नंबर ए ही में है, 7 से कम, बाकी ऑप्शन नंबर बी में 7 है तो वो तो उदासीन का हो जाएगा, सिंगल 7 है, और बाकी सी और डी में 8 10 दिया है, तो 8 10 7 से अधिक हो गया तो वो तो क्षारीय में चला जाएगा, और एक साथ तो 2 ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर होगा ए नंबर वाला, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी कि किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, आपको बताया था अम्ल क्षार एवं भस्म वाले पाठ में कि ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो आपके टमाटर में पाए जाते हैं, जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा है। आपको पता है कि लगभग हमको लगता है कि 200 रुपये के केजी के आसपास है, हमारे यहाँ तो 220 रुपये केजी है टमाटर का भाव, ठीक है। तो याद रखना टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एक्चुअली में टमाटर अभी नहीं खाएंगे, जब सस्ता होगा तब मार्केट से खरीद कर लाएंगे, 200 रुपये केजी कौन खरीद कर लाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 31 नंबर। ये क्वेश्चन का आता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है, वही सोडियम है जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कितना नंबर 32 नंबर। ये प्रश्न कहा था कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हो गए? तो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बनाना होगा, तो चलो 3 को कार्बन लेकर हम संरचना सूत्र बनाते हैं। तो 3 को मैंने कार्बन ले लिया, अब 8 को हाइड्रोजन फिक्स करना है। चलो एक यहाँ पर हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, एक यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ 3 को, एक यहाँ पर कर देता हूँ 4 को, एक यहाँ पर 5 को, एक यहाँ पर 6 को, एक यहाँ पर 7 को कर देता हूँ, और एक यहाँ पर 8 को। तो मैंने 8 को हाइड्रोजन मतलब कि मैंने फिक्स कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एगो बॉन्ड है, एगो यहाँ पर 2 गो, एगो यहाँ पर 3 गो, एगो यहाँ पर 4 गो, एगो इधर 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 गो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे 10 गो सहसंयोजक बंधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। बहुत लोग 7 रटे होंगे, तो 7 आपके इसमें नहीं होगा, इथेन वाले में होगा, C2H6 वाले में होगा। किसमें? C2H6 वाले जो होता है ना उसमें होगा, लेकिन ये प्रोपेन दिया, ठीक है। तो एग्जाम में आप जो रटे वो नहीं, उसका उल्टा दे देगा, इसलिए आप समझो कि बनाकर कैसे इसका आंसर लाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि उसकी त्रिज्या में क्या होती है, मतलब कि बढ़ोतरी नहीं घटोतरी होती है, यानी कि मतलब कि घटता है, कम होता है, ठीक है। अगला हमारा क्या होता है, अगला हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व स्तंभ मतलब कि कितने उसमें वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। कितने? 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उस पर आग की लौ जो होती है वो कैसी होती है? तो चमकीला उजला होती है, चमकीला उजला होती है, चमकीला उजला होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये प्रश्न काफ़ी लंबा है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लो। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, विलयन कौन था? तो उस जांच प्रणाली में हमारा विलयन था कॉपर सल्फेट, CuSO4, जो आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में मिल जाएगा, जो सी का स्थान पकड़ लिया है, यानी कि कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो स्पाइगनोमीटर मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त दाब मापने में। ठीक है, इसी यंत्र का उपयोग किया जाता है किसको मापने में, रक्त दाब को मापने में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आता है 38 नंबर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो लाल रक्त कोशिका मतलब कि रेड वाइट सेल। ठीक है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 39 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसी कारण। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न आता है 40 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। उपचयन नहीं बल्कि अपचयन कहलाता है। ठीक है, ह्रास अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड माने तो CO2। ठीक है, याद रखना CO2। अगला हमारा क्वेश्चन आता है पितरस कहाँ से स्रावित होता है। ये जो पितरस है वो कहाँ से, यकृत यानी कि लीवर, यकृत यानी कि क्या होता है, लीवर होता है। मैंने आपको बताया ना, यकृत यानी कि लीवर बोल सकते हो। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है 43 नंबर। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देखो जी, बाल की प्रकृति, बाल यानी कि केस, आपका मुड़िया में के केस। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 44 नंबर। ये प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, तो समूह यानी कि ग्रुप यानी कि 18 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कितना नंबर, क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। तो 6 होते हैं, क्योंकि 6 होते हैं ना। क्यों 6 होते हैं, मैंने आपको बताया था। देखो पहले आपको पता चल जाएगा। ग्लूकोज बताओ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यही ना होता है C6H12O6। तो इसमें बताओ ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु है। तो 6 परमाणु है कि नहीं, हाइड्रोजन के 12। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान। तो देखो जी, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। सबको पता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। किस रंग यानी कि वर्ण, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य, मैंने बोला था ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अतः इसका विचलन जो होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो विचलन कम होगा, अगर तरंगदैर्घ्य कम रहता तब ना विचलन अधिक होता। इसलिए आपका आंसर होगा तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए रेड कलर लाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की दिशा तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और ऑप्शन में कभी कभी मीथेन भी रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मीथेन नहीं है। ठीक है, अब देखो आपका अंतिम प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लो। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब समझ लो, अगर लाल को नीला करेगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक हो रहा है, पीएच मान 7 से अधिक हो रहा है तो पक्का वो क्षारीय में जाएगा। तो क्षारीय यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद आप सभी विद्यार्थी अच्छा कमेंट करिए तो वीडियो में, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आऊँ। ठीक है, सब लोग अच्छा कमेंट करिएगा। ठीक है, बिना कमेंट किए मत जाना। सब लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। लाइव क्लास तो मिलवे करेगा, कल आपका क्लास चलबे करेगा। आज नहीं चला, मैंने आपको रीज़न बता ही दिया, बट कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 450, 430, 420 प्लस आपका नंबर जरूर आएगा। ठीक है, मैं पूरा दुआ करूँगा भगवान से। ठीक है, तो अच्छे से सब लोग याद करना, सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, चलो।